राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 11वीं कहानी प्रभा में अब तक पढ़ चुके हैं कि राजा प्रसन्नजीत के काल से लेकर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तक के काल में साकेत नगरी जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के तौर पर जानी जाती थी। मौर्य वंश के ध्वंसक पुष्यमित्र शुंग ने पहली बार साकेत को राजधानी का दर्जा प्रदान किया। उसके बाद ऋषि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में साकेत नगरी को अयोध्या के नाम से प्रचारित किया। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हो सकता है ऋषि वाल्मीकि ने या तो पुष्यमित्र शुंग या किसी अन्य शुंग प्रतापी राजा के प्रभाव में आकर राम के चरित्र की रचना की हो, क्योंकि संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य जो है वो चरण चुंबन साहित्य के तौर पर जाना जाता है। ये बड़े बड़े राजकवि जो हुआ करते थे ये राजाओं या अपने आश्रयदाताओं के आश्रय पर जीवित रहते थे। इनके सारे ठाठ बाट जो हैं तभी संभव हो पाते थे जब वे राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करें या अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करें। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। फिर अन्य बात में वे कहते हैं कि पुष्यशुंग मित्र के कंटेम्परेरी ऋषि पतंजलि के लिटरेचर को यदि आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय तक भी साकेत को साकेत नाम से ही जाना जाता था और ऋषि वाल्मीकि का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो साबित हो जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने पुष्यशुंग मित्र को राम के तौर पर नहीं गढ़ा है। उसके बाद हमने जाना कि साकेत में वसंत उत्सव किस तरह मनाया जाता है। सरयू नदी के तट पर सारे युवक युवतियां इकट्ठे होते हैं और तैराकी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। जीतने वाले युवक युवतियां जो है वो आपस में एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के तौर पर स्वयंवर के तहत चुन सकते थे। और आप यदि गौर करें तो बसंत पंचमी जो आजकल मनाई जाती है उसमें भी ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। इसीलिए भारत में आज भी बसंत पंचमी के दिन रिकॉर्ड तोड़ शादियां होती हैं। तैराकी प्रतियोगिता में एक ब्राह्मण कुमार अश्वघोष जो कवि भी है और एक यूनानी सुंदरी प्रभा जीतते हैं। उन दोनों की खुली पालकी में जुलूस निकाला जाता है पूरी नगरी में। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य दृश्य की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका तीसरा दृश्य है साकेत का पुष्पोद्यान सेनापति पुष्यमित्र के शासन का स्मारक था। मतलब पिछले एपिसोड में हमने जाना कि धोखे से इन्होंने अपने राजा का वध कर दिया और उसका सारा राज्य हड़प लिया जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था, और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करी। और उस धोखाधड़ी को याद रखने के लिए भी ये लोग स्मारक बनवाते हैं। सेनापति ने इसके निर्माण में बहुत धन और श्रम लगाया था। यद्यपि अब न पुष्यमित्र के वंश का राज्य रहा न साकेत तो कोई दूसरी श्रेणी की भी राजधानी, तो भी नैगम विद इन ब्रैकेट नगर सभा ने उसे साकेत का गौरव समझ उसी तरह सुरक्षित रखा जैसा कि वे 200 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र के शासन काल में था। तो कहना ना होगा कि पुष्यमित्र शुंग का शासन और उनके वंशजों का शासन सिर्फ मात्र 200 वर्ष तक का ही रहा। आखिर धोखाधड़ी कब तक चल सकती है और कितनी। बाग के बीच में एक सुंदर पुष्करिणी थी जिसके नील विशुद्ध जल में पद्म सरोज पुंडीक आदि नाना वर्णों के कमल खिले तथा हंस मिथुन तैर रहे थे। हंस मिथुन मतलब हंसों का जोड़ा। चारों ओर श्वेत पाषाण के घाट थे जिसके सोपान स्फटिक की भांति चमक रहे थे। मतलब उजले पत्थर लगे हुए थे, संगमरमर कह सकते हैं इसे। सरोवर के किनारे पर हरी दूब की काफी चौड़ी मगजी लगी हुई थी। फिर कहीं गुलाब, जूही, बेला आदि फूलों की क्यारियां थी और कहीं तमाल, कुबेर, अशोक पंक्तियों की छाया। कहीं लता गुल्मों से घिरे पाषाण तल वाले छोटे बड़े लता गृह थे और कहीं कुमार कुमारियों के कुंदन क्षेत्र। उद्यान के कई पाषाण, मृतिका और हरित वनस्पति से आच्छादित रम्य क्रीड़ा पर्वत थे। कहीं कहीं जलयंत्र विद इन ब्रैकेट फव्वारे जल शीकर छोड़ वर्षा का अभिनय कर रहे थे। तो मतलब पूरा बताया कि वो उद्यान कितना बढ़िया बनाया हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें लगी हुई थी, कितना छायादार वृक्ष लगे हुए थे, हरी हरी घास लगी हुई थी, संगमरमर जैसे सफेद पत्थरों से उसको सजाया गया था। और युवक युवतियों के खेलने के लिए, उनकी बातचीत करने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स थे। अपहरण में अक्सर एक लता गृह के पास साकेत के तरुणियों की भीड़ देखी जाती। ये भीड़ उनकी होती जो भीतर स्थान ना पा सकते होते। आज भी वहां भीड़ थी किंतु चारों ओर की नीरवता के साथ।
सभी के कान लता गृह की ओर लगे हुए थे और भीतर चिराच्छादित फर्श पर एक तरुण है जिसने 1 मास पहले तैराकी में विजय प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। उसके शरीर पर मसृण विद इन ब्रैकेट चिकने सूक्ष्म दुकूल का कंचुक है, मतलब सिल्क के कपड़े उसने पहने हुए हैं। और ये हो रही है अश्वघोष के बारे में चर्चा। उसने तैराकी प्रतियोगिता जीतने से ही मना कर दिया था। इसके दीर्घ पिंगल केश सिर के ऊपर जूट की तरह बंधे हुए हैं, जैसे आपने ऋषि मुनियों के देखे हुए हैं कि इस तरह से जूट की तरह बंधे रहते हैं उनके। उसके हाथ में मुखर वीणा है जिस पर तरुण की उंगलियां अप्रयास थिरकती मन माना स्वर निकाल रही हैं। तरुण अर्ध मुद्रित नेत्रों के साथ लय में लीन कुछ गा रहा है, दूसरे के नहीं अपने ही बनाए गीत। उसने अभी बसंत कोकिला का गीत संस्कृत में समाप्त किया। संस्कृत के बाद प्राकृत गीत गाना शुरू किया, क्योंकि गायक कभी जानता था कि श्रोताओं में प्राकृत प्रेमी ज्यादा है। तो मतलब उस समय तक प्राकृत भाषा चलन में थी, संस्कृत कम चलन में थी। कवि ने अपनी नव निर्मित रचना उर्वशी वियोग सुनाई। उर्वशी लुप्त हो गई और पुरूरवा अप्सरा विद इन ब्रैकेट पानी में चलने वाला कहकर उर्वशी को संबोधित करते पर्वत सरित सरोवर वन गुल्म आदि में ढूंढता फिरता है। वह अप्सरा का दर्शन नहीं कर पाता, किंतु उसके शब्द उसे वायु में सुनाई देते हैं। पुरूरवा के आंसुओं के बारे में गीत व्यक्त गाते वक्त नायक के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और सारी श्रोत्र मंडली ने उसका साथ दिया। मतलब जो गायक है वो अपना ही गीत गाते गाते जो है वो इतना भाव विभोर हो गया या डूब गया गाने में, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे विरह की वियोग का गीत गाते वक्त। संगीत समाप्ति के बाद लोग एक एक करके चलने लगे। अश्वघोष जब बाहर निकला तो कुछ तरुण तरुणी उसे घेर कर खड़े हो गए। उनमें सूजे और रक्त नयनों के साथ प्रभा भी थी। एक तरुण ने आगे बढ़कर कहा, महाकवि महाकवि, मैं कवि भी नहीं हूं सौम्य, मुझे अपनी श्रद्धा के अनुसार कहने दो कवि। साकेत के हम यवनों की एक छोटी सी नाट्यशाला है। नृत्य के लिए मुझे भी नृत्य का शौक है। नृत्य के लिए नहीं, उसमें हम अभिनय भी किया करते हैं। अभिनय? हाँ, यवन रीति का अभिनय एक विशेष प्रकार का होता है कवि, जिसमें भिन्न भिन्न काल तथा स्थान के परिचायक बड़े बड़े चित्रपट रहते हैं और सभी घटनाओं को वास्तविक रूप में दिखलाने की कोशिश की जाती है। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी देखा है कि नाटक का मंचन किस तरह होता है, उसे सारी बातें समझ में आ रही होंगी। किस तरह पर्दा गिरता है और सीन चेंज होता है, किस किस तरह के प्रॉप्स यूज किए जाते हैं स्टेज पर नाटक को परफॉर्म करने के दौरान। वैसे स्कूलों में भी बहुत अच्छे से ये सब चीजें आजकल परफॉर्म की जाती हैं। मुझे कितना अफसोस है सौम्य, साकेत में जन्म लेकर भी मैंने ऐसे अभिनय को नहीं देखा। हमारे अभिनयों के दर्शक यहाँ के यवन परिवारों तथा कुछ इष्ट मित्रों तक ही सीमित हैं, इसलिए बहुत से साकेतवासी यवन अभिनय नाटक कहना चाहिए सौम्य। हाँ, यवन नाटक को। आज हम लोग एक नाटक करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे नाटक को देखो। तो इससे ये तो पता चलता है कि जो ब्राह्मण थे इन्हें नाटक भी नहीं मालूम थे कि नाटक क्या होते हैं। ये भी इन्होंने यूनानियों से सीखा, सब कुछ इन्होंने बोरो किया है, इनका अपना कुछ भी नहीं है, इन्हें कुछ नहीं आता था। पहले भी हम अंगिरा वाली कहानी में जो छठी कहानी थी इस पुस्तक की, उसमें इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। ना इन्हें चिकित्सा पद्धति मालूम थी, ना इन्हें हथियारों का बनाना मालूम था, ना ये आभूषण बनाना जानते थे, ना ये नाव मतलब तैराना जानते थे। सब कुछ इन्होंने यहीं पर आकर इसी सरजमी पर सीखा है। चलिए खैर आगे बढ़ाते हैं डिस्कोर्स। खुशी से यह आप मित्रों का बहुत अनुग्रह है। अश्वघोष उनके साथ चल पड़ा। नाट्यशाला में रंग के पास उसे स्थान दिया गया। अभिनय किसी यवन विद इन ब्रैकेट यूनानी दुखांत नाटक का था और प्राकृत भाषा में लिखा गया था। यवन कुलपुत्रों और कुलपुत्रियों ने हर एक पात्र का अभिनय किया था। अभिनेत्रियों तथा अभिनेताओं की पोशाक यवन देशियों जैसी थी। जाहिर सी बात है, यूनानी नाटक था तो उनकी
ड्रेस कोड भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे यूनान में लोग पहनते हैं। भिन्न भिन्न दृश्यों के चित्रपट पर भी यवन रीति से बने थे। नायिका बनी थी प्रभा, अश्वघोष की परिचिता। उसके अभिनय कौशल को देखकर वह मुग्ध हो गया। दोनों ने तैराकी प्रतियोगिता भी जीती थी, तो उन दोनों में परिचय तो हो गया था उसके दौरान। नाटक के बीच में एक उचित अवसर देखकर पूर्व परिचित यवन तरुण ने उर्वशी वियोग गाने की प्रार्थना की। अश्वघोष बिना किसी हिचक से वीणा उठा रंगमंच पर पहुंच गया। फिर उसने अपने गाने से स्वयं दूसरों को रुलाया। उस वक्त एक बार उसकी दृष्टि प्रभा के कातर नेत्रों पर भी पड़ी थी। नाटक समाप्त हो जाने पर नेपथ्य में सारे अभिनेता कुमार कुमारियों का कवि से परिचय कराया गया। अश्वघोष ने कहा, साकेत में रहते हुए भी मैं इस अनुपम कला से बिल्कुल अनभिज्ञ रहा। आप मित्रों का मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे एक अज्ञात प्रभालोक का दर्शन कराया। प्रभालोक कहते समय कुछ तरुणियों ने प्रभा की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। अश्वघोष ने फिर कहा, मेरे मन में एक विचार आया है। तुमने जैसे यवन नाटक के प्राकृत रूपांतरण का आज अभिनय किया है, समझता हूं मैं भी उसी ढंग के अनुसार अपने देश की कथाओं को ले अच्छे नाटक तैयार कर सकते हैं। हमें भी पूरा विश्वास है, यदि कवि तुम करना चाहो, तुम मूल यवन नाटक से भी अच्छा नाटक तैयार कर सकते हो। मतलब प्राकृत में नाटक खेले जाते थे और ये यूनानी पद्धति के जरिए खेले जाते थे। संस्कृत बोलने पढ़ने लिखने वालों को इन नाटकों की भनक भी नहीं थी कि ये कौन सी विधा है। इन्होंने ये सब चीजें बोरों करी। इनकी देखा दाखी नाटक ये भी लिख सकते हैं। इतना मत तो हो सौम्य, यवन नाटककार का मैं शिष्य भर ही होने लायक हूं। अच्छा, यदि मैं उर्वशी वियोग पर नाटक लिखूं? हम उसका अभिनय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में पुरुरवा का पाठ तुम्हें लेना होगा। मुझे उज्र ना होगा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं समझता हूं थोड़ा सा अभिनय कर लेने पर मैं उसे बुरा न करूंगा। हम चित्रपट भी तैयार करा लेंगे। चित्रपट पर हमें पुरुरवा के देश के दृश्य अंकित करने होंगे। मैं भी कुछ चित्र खींच लेता हूं। अवसर मिलने पर उसमें मैं कुछ मदद करूंगा। तुम्हारे आदेश के अनुसार दृश्यों का अंकित होना अच्छा रहेगा। पात्रों के वेशभूषा का निर्देश भी सौम्य तुम ही दे देना। और पात्र पात्र तो सौम्य सभी अभी नहीं बतलाए जा सकते। हाँ, उनकी संख्या कम रखनी होगी। कितनी रखनी चाहिए? 16 से 20 तक को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं 16 तक ही रखने की कोशिश करूंगा। पुरुरवा तो सौम्य तुम्हें बनना होगा कि उर्वशी के लिए हमारी प्रभा कैसी रहेगी। आज तुमने देखा उसके अभिनय को। मेरी अनभ्यस्त आंखों को तो वह निर्दोष मालूम हुआ। तो प्रभा को ही उर्वशी बनाना होगा। हमारी मंडली में जो काम जिसको दिया जाता है वह उसे करने से इनकार नहीं करता। प्रभा के नेत्र कुछ संकुचित होने लगे थे, किंतु प्रमुख तरुण के क्यों प्रभा कहने पर उसने जरा रुककर हाँ कर दिया। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। इसके अगले एपिसोड में हम इसके चौथे दृश्य की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि अश्वघोष ने यवन नाटक के तर्ज पर संस्कृत नाटक जो लिखा वो कितना सफल हुआ। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। असहमतियों का भी स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।